बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज देख रहे हैं। आज 12 मई 2026 है और हम जरूर बात करेंगे ईरान की अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ही भयानक अपडेट्स आ रही हैं और वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ईरान और यूएसए और इसराइल को डिस्कस करें, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले सिनेरियोज को देख लें ताकि आपके दिमाग में एक बड़ी पिक्चर आ जाए। ये पिक्चर इतनी फंसी हुई नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर फंस जाएं, आबनाए हुर्मुज़ में फंस जाएं। अपनी खबरों को जब आप लें तो मुझे ये शक हुआ है आप लोगों के क्वेश्चन से कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को देख रहे हैं। यहां से हमें आगे बढ़ना है और आपने ये देखना है कि जब अमेरिका बोलता है कि ईरान राजी हो गया है मुझे अपना इनरिच यूरेनियम देने के लिए, या आप सुनते हैं कि इसराइल कहता है कि जब तक इनरिच यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं किया जाता या हम वहां से उसको उठा नहीं लेते, जंग जारी रहेगी। तो ये सवाल जब आ जाता है तो यहां पर मैं एक बात सिर्फ कंफर्म कर सकता हूं कि यस, मेरे हिसाब किताब से जो मैंने इनके जायचे निकाले हुए हैं उसके मुताबिक ईरान की जंग लंबी चलेगी, छोटी जंग नहीं होगी। और इस बात का इल्म या इदराक जो है सबसे ज्यादा ईरान को खुद है कि मुझे लंबी जंग लड़नी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस जंग के अंदर वो तो नहीं कहना चाहिए मगर कोई और जो है वो भी निशाने के ऊपर है। यानी कि सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा यहां पर कि जो अमेरिका है, यूएसए है। यूएसए का जो सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ही नहीं, ये आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर चुका हूं। उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि कहीं ना कहीं बर्रे सगीर जो मिडल ईस्ट है, मशरिक वस्ता है, वहां पर उसके जो फायदे हैं या पेट्रो डॉलर का जो चक्कर है जिसकी वजह से वो उसकी इमारत या उसका एम्पायर खड़ा है, जिसकी वजह से वो 39,000 अरब डॉलर के नीचे आकर भी उसे कोई परेशानी नहीं है, अभी भी सुपर पावर माना जाता है। जबकि आप 135 अरब के नीचे आकर परेशान हो गए हैं और वो 39,000 अरब डॉलर के नीचे आकर भी परेशान अगर नहीं है, मतलब यह हुआ कि एनर्जी के बदले डॉलर, ठीक है ना, गैस के बदले डॉलर, एनर्जी के बदले डॉलर, पेट्रोल के बदले पेट्रोल के बदले डॉलर, जितना पेट्रोल निकलता है उसके बदले जो है डॉलर छप जाते हैं और उसकी जिंदगी चल रही है और अमेरिका जो है वो सरवाइव कर रहा है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं इसराइल को भी अब कबूल नहीं होगी और वो चाहेगा कि मैं रिप्लेस करूं मशरिक वस्ता के अंदर। आपको मैंने कल भी कहा था कि मशरिक वस्ता से अमेरिका को जाना है और इस जाने में मैंने आपसे पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूं कि इसराइल जो है वो रिप्लेस करना चाहेगा उन अड्डों को जिन अड्डों के ऊपर आज अमेरिका बैठा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जाना नहीं होगा, ये अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका का वो खात्मा होगा जो आप समझ सकते हैं कि वजूद तो उसका होगा, एक मुल्क तो होगा। जैसे बरतानिया आज एक मुल्क तो है, नक्शे से नहीं हटा रहा मैं इसको, बरतानिया भी एक मुल्क है, मगर कभी तो ये 60% दुनिया पे हुकूमत करता था, कभी तो इसके मुंह से निकले अल्फाज जो है वो आखिरी होते थे, कभी तो ये हिंदुस्तान के ऊपर भी हुकूमत करता था, कभी तो इसने अंधी मचाई हुई थी। इसराइल को बनाने वाला भी वो बरतानिया है, लेकिन आज वो एक आम मुल्क, छोटा सा मुल्क जिसका कोई प्रेशर नहीं है, उस तरह वो रह रहा है। तो आपने बात समझनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब अमेरिका देखता है तो अमेरिका सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं हार रहा। अमेरिका को अगर आप लेंगे तो वो अभी तकरीबन 2 दिनों में, बुध को, कल जो है वो चाइना रवाना हो जाएगा ट्रंप, और वो ताइवान के ऊपर बात करने जा रहा है, वो बहुत सारी बातें करने जा रहा है। अब आप कहते हैं कि ताइवान को वो लूज करेगा, ताइवान को डेफिनेटली लूज करेगा, ताइवान को छोड़ना पड़ेगा उसको। ताइवान को छोड़ने का मतलब क्या है? क्या बस इतना ही मतलब है कि चाइना जीत जाएगा? नो, चाइना लड़कर या आराम से बात करके वो ले लेगा और यहां से आपको बहुत जल्दी ताइवान के अड्डों से अमेरिकन जहाज भागते हुए नजर आएंगे, जूते छोड़ के, पैंट छोड़ के। वही वाला सीन होगा जो अफगानिस्तान में हुआ है। लेकिन यह सबसे बड़ा दंड पड़ेगा जापान को, क्योंकि जो आबनाए मलाइका है, स्ट्रेट ऑफ मलाइका, वो लॉस कर जाएगा और जापान का ठप्पा बैठ जाएगा। जापान की भी इकोनॉमी है, वो परेशान हो जाएगी। इस टाइम जो है दुनिया भर में अगर आप देखते हैं, अगर जापान नीचे बैठता है और अमेरिका वहां से निकल जाता है तो क्या ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जो है वो नॉर्थ कोरिया खामोश नजर आएगा आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नॉर्थ कोरिया को हमला कर देगा, नॉर्थ कोरिया पे नॉर्थ कोरिया करेगा हमला, नॉर्थ कोरिया घुसेगा और वो मैक्सिमम जमीन कैप्चर करने की कोशिश करेगा, या तो पूरा का पूरा साउथ कोरिया, या फिर जितना हद तक वो लेकर कर सका उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि एक जमाने हो गए जापान को, साउथ कोरिया को जो अम्ब्रेला दिया गया था वो अम्ब्रेला फट चुका है।
उस अम्ब्रेला में इतने सुराख हो चुके हैं कि इस टाइम उस अम्ब्रेला में ताकत नहीं है कि वो मशरिक वस्ती को बचाए, जापान को बचाए, या कोरिया को बचाए, या फिलीपीन को बचाए। ये तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं, उसके हाथ से गेम निकल चुकी है। यही गेम अगर आप देखें तो इसी गेम के अंदर चाइना मौजूद है, इसी गेम के अंदर रशिया मौजूद है, इसी गेम के अंदर ईरान शामिल हो चुका है। वैसे आपस की बात है कि मिस्र और कुछ और ममालिक भी हैं जो कि इसमें खुश हैं। और अगर आप देखते हैं, आपको मैं खबर दिखाता हूं, अमेरिका के पास प्लान्स क्या हैं, ले चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं प्लान्स के ऊपर भी। ये देखिए, अगर हम इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें तो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी एडमिट वॉशिंगटन हैज नो प्लान टू रिमूव इनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान। वो कहता है हमारे पास तो कोई प्लान है ही नहीं। एक मुल्क ऐसा जो बगैर प्लानिंग के चल रहा हो, उसको सिर्फ हुक्म दिया गया हो कि आपने जंग लड़नी है और जंग में रहना है, वो जंग में रहेगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 मई, तो इस टाइम एक इजलास बैठा हुआ है जो ये फैसला करेगा कि हमने जंग में दोबारा जाना कि नहीं जाना। अमेरिका डेफिनेटली जंग में दोबारा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि अगर वो जंग में दोबारा गया तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर जो है, जो सबसे खतरनाक अनाउंसमेंट हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और आप ये खबर देख रहे हैं या ये ट्वीट देख रहे हैं कि जहां पर लिखा हुआ है, अगर दोबारा हमला हुआ, इससे बड़ी धमकी जो है अमेरिका को कौन देगा, जो झूठ बोलता रहा कि मुझे बहुत जल्दी पूरे का पूरा यूरेनियम मिलने वाला है, जबकि रशिया ने पहले कहा था कि यूरेनियम आप मुझे दे दीजिए, मैं रख लेता हूं। लेकिन यहां पर आप खबर सुन लीजिएगा, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम की अफजूदगी शुरू हो सकती है। ईरान की बड़ी धमकी, यानी कि आप अभी वो 60% के ऊपर है, और वो जब मज़ाकरात हो रहे थे, इससे पहले पाकिस्तान से पहले मज़ाकरात जो हो रहे थे, जब जंग नहीं शुरू हुई थी, तो वो उस इनरिचमेंट को जो 60% पे आज खड़ी है, उसको 3% पे लाने को तैयार था, बगैर जंग के, बगैर हुज्जत के कि यार कोई बात नहीं, अगर जंग रुक जाती है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो हमको तरक्की कर लेंगे, मैं 3% पे ले आऊंगा, आप मेरी पाबंदियां हटा दीजिए, मेरे पैसे पर जो साम बन के बैठे हो वो मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि हम उस 60 को 90 पे ले जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप उसको रोक सको। अगर ये 90 पे चली जाती है तो फिर आप क्या करोगे? इसराइल क्या करेगा? इसराइल क्या करेगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन वो अगर आप देखें, आज अमेरिकन मीडिया जो हमारे खिलाफ शुरू हो गया है, वो कह रहे हैं कि जी नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरानी तैयारों की मौजूदगी है। जब आप हमारे यहां मज़ाकरात करेंगे, उनके तमाम डेलीगेशंस यहां पर आएंगे और जाएंगे, उसके बाद आप हमारे पास आकर आप हमारी ही वीडियोस बनाएंगे कि जहां पर ईरानी जहाज आ रहे होंगे और लैंड हो रहे होंगे, वहां रुक रहे होंगे, और वो 3 दिन 4 दिन 6 दिन रुक रहे हैं, या उनके सफारतकार आ रहे हैं, या मज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो जहाज आ रहे हैं, वो रुक रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि वो हमने पार्क कर दिए हैं, या वो हमारे पाकिस्तान के अड्डों से आप पे हमला करेंगे? फॉर द गॉड सेक, यहां पर आपने एक कंटेंट दिया है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो अब मैं क्या नाम लूं, मुझे बुरा लगता है, लेकिन आपने सिर्फ वो कंटेंट दिया है कि पाकिस्तान छुरा घोंप रहा है कमर पे। पाकिस्तान कभी भी कमर पे छुरा नहीं मारता, ये हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने जब भी मारा है, सामने से मारा है, और जितनी बार मारा है अमेरिका उसका गवाह है। खुद कहता है, कभी कहता है 7 जहाज गिरे, कभी कहता है 8, कभी कहता है 11, कभी क्या, लेकिन स्ट्रेट मारा था ना। तो मारना हमारे लिए मसला नहीं है। ये जो पार्किंग वाली बातें हैं, ये खबरें जो हैं मुनासिब नहीं है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अगर आप हमको मीडिएटर मानते हो, या तो कह दो नहीं मानते, खत्म बात हो गई, हमारी जान छुट जाएगी, हमारा इस्लामाबाद आपके लिए बार बार बंद हो रहा है, नहीं बंद होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप जाने, ईरान जाने, और मैं समझता हूं कि आप जाने ईरान को, अगर आप जान गए तो आप ईरान को नहीं जानेंगे, फिर मसला आपके लिए खराब होगा। बहरहाल ईरान कह रहा है कि ईरान आर्म फोर्सेस रेडी टू शॉक एग्रेसर, ठीक है ना, ज़ाहिर बात है जो हमला करने वाला एग्रेसर होता है। मैं हैरान हुआ, वजीर जंग अमेरिका का बोल रहा है कि ये जंग शुरू तो हमने नहीं की, मगर खत्म हम करेंगे। Didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. ठीक है, जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो एक तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि झूठ कल्चर जो है ना वो हर मुल्क में नहीं होता। और अमेरिका के लिए हम लोग जब तसव्वुर करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि अमेरिकन जो है वो नफरत करते हैं झूठ से। लेकिन आपका वजीर जंग जब खड़े होकर बोलता है ना कि ये जंग हमने शुरू नहीं की, तो मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि नहीं यार, झूठ बोल सकता है कोई भी। ये जरूरी नहीं कि अमेरिकन होगा तो सच्ची बोलेगा, झूठ बोल सकते हैं, और यहां पर भी झूठ बोलने वाले हैं, और आप हमें बता रहे होते हो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। बहरहाल यहां पर जो एक और सच है वो ये है कि जब से जंग शुरू हुई है, ऑयल के ऊपर क्राइसिस आया है, गैस के ऊपर क्राइसिस आया है, और एक क्राइसिस और चल रहा है, और वो ये है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज है वहां पर मशकूक धमाके देख रहा हूं, मशकूक आग देख रहा हूं, चाहे वो खार्क का जजीरा हो,
चाहे वो सऊदी अरब का अरामको हो, चाहे वो अमेरिका के ये देख रहे हैं ओक्लाहोमा हो, कहीं पर भी हो, आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं। ये कौन कर रहा है? अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में और मुख्तलिफ इलाकों में कौन कर रहा है? ये तमाम बातें हमारी अपनी जगह मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो इस जंग को जिस तरीके से इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या कर रहा है आपको मैं अभी तफसील से बता देता हूं। इस टाइम अगली खबरें मेरी उसी पे होंगी, लेकिन इस टाइम जो इस्तेमाल कर रहा है वो, अगर आप खबर देखें तो फार्मर कतर पीएम नेतन्याहू यूजिंग ईरान वॉर टू रीशेप मिडल ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज भी हम देखें तो जो मिडल ईस्ट है वो रीशेप हुआ है, उसके अंदर तफरकात आ गए हैं, उसके अंदर दिल में खराबियां आ गई हैं। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं देखता था कि ये सब लोग एक साथ बैठते थे, अच्छे लगते थे, एक जैसे लगते थे। लगता ही नहीं था कि कौन इसमें सऊदी अरब का है, कौन इसमें कतर का है, कौन इसमें बहरीन का है, कौन इसमें क्या है, फर्क लगता नहीं था। लेकिन अब जो है वो फर्क आ गया है और अब हमें फर्क लगता भी है। अभी भी मैं दुआ करता हूं, मैं अभी भी दुआ करता हूं कि कोई उठे, सऊदी अरब के ऊपर आता है, मैं कहता हूं वजन आता है, वो उठे और वो समझाए किसी को कि हमें आपस में अगर हमने तफरका किया तो हम लूज कर सकते हैं ज़मीन को, और फिर मैं लूज नहीं करूंगा, फिर सभी लूज करेंगे। ये बातें समझ में आती हैं, ये बातें समझ में आती हैं कतर को। और इसलिए अब मैं देखता हूं कि कतर जो है वो यानी कि तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो ईरान के साथ बात करता है। सऊदी अरेबिया हर दूसरे दिन ईरान से बात करता है, बात करते हैं, वज़ीर ख़ारिजा बात करते हैं आपस में, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। और हम देखते हैं कि इनकी ज़मीनें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। ओमान का तो आपको पता ही है कि वो किस तरह लाइन लेके बैठा हुआ है। एक तो वो रीशेप कर रहा है ना मिडल ईस्ट को। एक अगर आप देखें तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि ये जो फॉर 2000 years Jewish had to believe that a day would come when there would be redemption। तो कह रहा है कि जी 2000 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और हम पागल नहीं हैं। हमें आप पागल समझते होंगे ना कि हम हर जगह धमाके शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, जंग शुरू कर देते हैं। एक तो ये पीपल आर इविल जीनियस, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक होता है जीनियस, आप अल्लाह करे सभी जीनियस बच्चे आपके पैदा हों, आप भी जीनियस हो, लेकिन इविल जीनियस कुछ और होता है। यानी कि अगर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश आती है ना कि मैं जाऊं और मैं मजदूरी करूं, हमारी ख्वाहिश यही होती है हम मजदूरी करें। ठीक है ना, हम सऊदी अरब जाएं या कतर जाएं, कहीं पर भी जाएं, हम मजदूरी करें। इनके दिमाग में मजदूरी नहीं होती है, इनके दिमाग में होता है कि आपने उनके दिमाग को कैप्चर करना है, उनके जो बड़े हैं ना उन्हें कैप्चर करना है। पता नहीं क्या कहानी सुनाते हैं उनको, पता नहीं क्या कहते हैं कि ये उनको पागल कर देते हैं, और उसके बाद जो कुछ होता है वो देखना होगा। लेकिन ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं 2000 साल से हम उसका वेट भी कर रहे थे, हमने मारे भी खाई हैं, हम जंगें भी लड़ रहे हैं, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मगर इन तमाम चीज़ों का हमें रिडीम मिलेगा, हम तमाम चीज़ों का हमको वापसी मिलेगी और खूब सारा फ़ायदा हम इसमें से उठाएंगे। आप अगर देखें तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों के तो साथ जो सलूक हो रहा है वो तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, आप सब जानते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके ऊपर आपके सामने कोई बात करूं। दिल खून के आंसू रोएगा अगर मैंने वो बातें आपके सामने बताई, क्योंकि आप लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप सेंसिटिव खबरों को हटा दिया करें। मैं हटा रहा हूं इस टाइम, यकीन जानिए मेरे पास जो वेस्ट बैंक से उठाए हुए औरतें और बच्चों की जो कहानियां हैं, जो कुछ मेरे पास खबरें हैं, मैं उनको इस टाइम जानबूझ के हटा रहा हूं ताकि आप लोगों की दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि जी हमारे आंसू निकल आते हैं, हम रो पड़ते हैं, हमें खाना नहीं दिल करता खाना खाने को। तो मैं उन तमाम बातों का एहतराम कर करके मैं कम से कम 15-20 खबरें हटा देता हूं। मेरे जज्बात मेरे साथ, मगर मैं कहता हूं कि आपको तकलीफ नहीं दूंगा। यहां पर आप जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यानी कि यहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों से मैं मुखातिब हमेशा होता हूं और मैं कहता हूं कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीआरटी वर्ल्ड की, मुझे बताइए कि कौन सी नफरत है इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी से, यानी कि ये किस नफरत के अंदर ये चर्चों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो मुजस्मे उनके बनाए हुए होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बने हुए मुजस्मे हैं उनके, आप जानते हैं तमाम बातों को, मैं डिटेल से क्या बोलूंगा। उनके साथ ये सलूक करना, इस सलूक करने का मतलब क्या है, तौहीन करने का मतलब क्या है। क्योंकि हमें, आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया हुआ है कि हमने दुनिया को इस तरह संभालना है कि अपने मजहब इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ हम पे फ़र्ज है, हमें करना है जी। लेकिन हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या कोई मजहब हो, हिंदू मजहब हो या कोई मजहब भी हो, हमने उनका एहतराम करना है, हमने उनकी हिफाजत करनी है, हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करनी। एक इंसानियत का कत्ल, मुसलमान तो नहीं कहा ना, मुसलमान तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो मुझे बचाना है सबको,
बीइंग अ मुस्लिम मुझे बचाना है सबको, मुझे ख्याल रखना है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये यहां पर दिल पे अटैक कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, दिल पे मार रहे हैं, ये उसमें कोई शक नहीं है। और दिल पे क्यों मार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनकी खिदमत क्यों कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो फिर आप खबर को खुद जांच करके खुद देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे वो खबर तो शेयर मैंने कहा नहीं करूंगा कि जो मेरे पास आई हैं वेस्ट बैंक से, लेकिन उसके पादाश में आप ये देखिए कितनी सख्त बातें होंगी, जिसकी पादाश में यूरोपीय फॉरेन मिनिस्टर ने अप्रूव किया है सैंक्शंस ऑन वायोलेट इसराइली सेटलर्स। इसराइली सेटलर कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज सबसे उनके लिए मुनासिब है कहना, ठीक है ना। सेटलर्स कौन होते हैं, काबजीन, यानी कि वो लोग, वो यहूदी जो आते हैं आपके इलाके में, दहशत गर्दी करते हैं, फायरिंग करते हैं, आपके घरों पे आग लगाते हैं, आपके अमलाक जलाते हैं, आपसे जानवर छीन लेते हैं, आपके जो खेत हैं उन्हें जला देते हैं और आपको वहां से भागने पे मजबूर करते हैं और उसके बाद वहां पर कब्जा करके अपना घर तामीर करते हैं। दे कॉल्ड सेटलर्स, वो वहां सेट हो जाते हैं तो सेटलर बन जाते हैं, यानी कि वो क्रिश्चियन, वो यहूदी दहशतगर्द जिन लोगों ने इस तरीके से किया है उसके ऊपर पूरे यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी है। अब इस पाबंदी को जो बेन गुएर हैं वो कह रहे हैं कि जी ये यहूदियत के खिलाफ है। अब यहूदियत अगर दहशतगर्दी करेगा, सेटलर बनेगा, जमीनों पर कब्जा करेगा, लोगों के जानवर चोरी करेगा और उनके खेत जलाएगा, तो क्या करना चाहिए, ये भी उनके जो वजीर हैं वो बता दें ताकि हमें समझ में आ जाए। जहां तक बात लेबनान की है तो लेबनान के अंदर इसराइली अटैक्स, डजन्स ऑफ लेबनीज टाउन एम सीजलेस वायलेशन। तो ये जो सीज फायर हुआ था लेबनान के अंदर वो बराए नाम ही था और यही बात हमेशा कहा जाती है कि अगर आप सीज फायर करते हैं विद इसराइल तो वो अफेक्टिव कभी भी नहीं होता, उसको एक साइड से ही माना जाता है। अगर ईरान करेगा तो ईरान मानेगा, अगर लेबनान करेगा तो लेबनान मानेगा। इस टाइम गजा के ऊपर आप जानते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, गजा के ऊपर, उस जगह के ऊपर आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं जिनके पास खिलौने वाले हेलीकॉप्टर भी नहीं है, उनके ऊपर आप F-16 से बमबारी आज भी कर रहे हैं। कल भी हुई है, 9 फलस्तीनी को शहीद किया गया और यहां पर भी वही हो रहा है। और इस बात को जाहिर सी बात है कि ईरान देख रहा है, ईरान को भी अपनी सिक्योरिटी देखनी है, ईरान को भी जो इसराइल के हवाले, इसराइल के तरफ से अगर आप देखें ना तो वो कर क्या रहा है, वो कहते हैं कि जी हमास को ख़त्म करो, हिजबुल्लाह को ख़त्म करो, यानी कि जितने भी हाथ पाँव हैं ना, ये जो रुकावटें बन सकती हैं। अब इसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि जो यमन है उसके साथ भी ये लोग कुछ प्रोग्राम बना रहे होंगे, हिजबुल्लाह को और हौसीस को, इन तमाम को, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो हैं वो समझते हैं कि ये सब रुकावटें हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी ईरान को ख़त्म करो, उसके बाद वो कहते हैं तुर्की को ख़त्म करो, और उसके बाद वो पाकिस्तान के बारे में भी मुगल्लज़ात बकना शुरू हो गए हैं, यानी कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अभी वो तो नाम लेके नंबर लगाया मैंने, उन्होंने साफ कह दिया कि अभी ये ईरान का नंबर चल रहा है, इसके बाद फिर तुर्की का नंबर है, फिर पाकिस्तान का नंबर है, यानी कि वो इस तरीके से कह रहे हैं जिस तरह उनके हाथ में है सब कुछ। लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है और वो बहुत कुछ आप मेरे साथ होता हुआ देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम डीप इनसाइट जा करके आपको वो तमाम खबरें दें। अगर खबरें हमारे पास उस तरह ना हुई तो डॉट से डॉट जोड़कर पहुंच जाएंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।